जय हिंद दोस्तों। पिछले हम लोगों ने दो क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा था। पहले क्लास में हम लोगों ने सेल के बेसिक सेल के अंदर जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं उसको पढ़ लिया था। फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि अगर मान लीजिए एनिमल सेल है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। जबकि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला लेयर, इसको सेल वॉल बोलते हैं। अंदर वाले लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, बाहर वाले को सेल वॉल बोलते हैं। तो यानी प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ऑस्मोसिस को पढ़ा था, डिफ्यूजन को पढ़ा था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में जो ऑस्मोसिस होता है उन सारी चीजों को देखा था। और जो सोल्यूशन होता है उसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये तीनों सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ रखे थे पिछली क्लास में। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं क्लास को, सेल ऑर्गन और सारी चीजों को देखते हैं। चलिए, इसमें से सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कल हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। ये दोहरी झिल्ली होता है बाबू, इसमें ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। मतलब जैसे ध्यान से सुनिए, इसमें दो दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, दो झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, पेपर में पूछ लेगा कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है कि नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। हालांकि एक ट्रिक ही याद कर लीजिए, महक। ठीक है, मां से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद हरित लवक, और यहाँ का से केंद्रक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इन तीनों में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में, तीनों के तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तीनों के तीनों में क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। ये दोहरी झिल्ली युक्त है। इन तीनों में क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। ठीक, अच्छा, कहीं पेपर में पूछ लेता है कि आप ऐसे कोशिकाओं का नाम बताओ जिसमें झिल्ली होती ही नहीं, जो झिल्ली रहित होते हैं, झिल्ली रहित। तो अगर पेपर में झिल्ली रहित वाला पूछ लिया तो इसका भी ट्रिक याद रखिएगा, कतर। चलिए, का से होता है केंद्रिका, केंद्रक के ही अंदर पाया जाता है केंद्रिका। तो केंद्रिका में कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद होता है तारक काय। तारक काय में भी कोई झिल्ली नहीं होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। और राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर भी कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, राइबोसोम के अंदर भी कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक, बट माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज कॉल्डिकल ने किया था, और इसका नामकरण किसने किया था? कॉल्डवेंडा ने किया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बायोप्लास्ट के नाम से अल्टमान ने बताया था। इसको बायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान ने। बायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान ने। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, आप कोशिका देखेंगे, कोशिका, कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक कोशिका के अंदर मैंने बताया है कि बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ठीक, जिसमें से हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो, इसके अंदर जो कोशिका होता है, कोशिका, कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करेंगे, इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आप क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रक्चर। इसके अंदर भरा होता है लिक्विड, फ्लूइड, तरल। ये तरल भाग है, ये क्या है? तरल भाग। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, हिंदी में बोलते हैं आधात्कारी।
ये तरल भाग होता है, तरल भाग होता है, ठीक है। और जो इसके अंदर ये जो भीतरी ऐसे उंगली नुमा संरचना बनी हुई है, ये जो उंगली नुमा क्या बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, ये जो उंगली नुमा संरचना बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये जो उंगली नुमा संरचना बना है इसको क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, मैट्रिक्स, ये तरल भाग है, इसको बोलते हैं अधात्वी मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक वृत्ताकार एक खुद का डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर एक खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए, ठीक, जो कि कैसा डीएनए होता है, वृत्ताकार होता है। इसके अंदर एक खुद का डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए कैसा होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। और साथ ही साथ इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, 70s राइबोसोम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करेंगे तो आप इस तरीके से उसका आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे। इसके अंदर ऐसे उंगली नुमा संरचना होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर तरल भाग होता है, तरल भाग को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अधात्वी। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, कैसे डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है जो कि वृत्ताकार होता है, उसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। अब आगे समझते हैं, अब हम लोग आगे समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एनर्जी। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने के लिए हाथ में चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगा, कहीं तो शरीर में एनर्जी बननी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनर्जी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बोल पा रहे हैं, बोलने में लगती है एनर्जी, एनर्जी कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होता है, आप खाते हैं रोटी, रोटी खाते हैं, जब आप रोटी खाते हैं ना तो हो जाता है बॉडी में, रोटी खा लिए, चला कहाँ पे, पेट में, ठीक। तो जो रोटी खाते हैं उसमें पाया जाता है ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक। आप जो रोटी खाते हैं उस रोटी में पाया जाता है ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज है, ठीक, वो ग्लूकोज क्या होगा कि पूरे कोशिका तक पहुंच जाएगा, पूरे कोशिका तक पहुंच जाएगा। कोशिका में किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ आ रहा कि नहीं, आप जो रोटी खाएंगे वो रोटी पूरे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक। फिर आप लोग लेते हैं ऑक्सीजन, सांस, हमारे बॉडी का फ्यूल किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कहानी खत्म है हम लोग की। तो हमारी बॉडी का फ्यूल किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन को, ठीक। तो फिर हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे, फेफड़े में, लंग्स के अंदर। और लंग्स में आया रहता है ब्लड, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और रोटी खाया, रोटी खाया, उसमें पाया जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर, सेल के कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। फिर आपने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, फेफड़े में, फेफड़े में आया रहता है ब्लड, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ लेके चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी भी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा ना, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज टूटेगा, ये ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा। जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा, और साथ ही साथ एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी, ठीक। फिर से समझिए बेटा, आप जब रोटी खाते हैं तो रोटी में पाया जाता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, सेल में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आप लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा, ब्लड में, ब्लड सॉरी ऑक्सीजन जब लेते हैं तो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में आया रहता है ब्लड, ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेगा,
क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेगा और कहाँ लेके चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज टूट जाएगा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, एनर्जी बनता है। जो ये एनर्जी बनता है ना, ये जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है, एटीपी। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसके रूप में संचित हो जाता है, एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। इसको बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कैसे बनेगा, एनर्जी कैसे बनेगा, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है सेल के अंदर। ठीक है, हम जो रोटी वोटी खाएंगे, ग्लूकोज समझ में आ रहा, ऑक्सीजन लेंगे, समझ में आ रहा है, फिर वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, एनर्जी। ठीक है, हम लोग देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं कि नहीं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है कि नहीं, H2O जल। ठीक है, एनर्जी हमारे शरीर में बनता है कि नहीं। तो कुछ भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने में भी लग रहा है एनर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाथ से लिख रहे हैं, लिखने में भी लग रहा है एनर्जी। ठीक, आप लोग कुछ भी करेंगे, ब्रेन चला रहे हैं, समझ में आ रहा है, इतना सब कुछ पढ़ाने लिखाने में ब्रेन का यूज हो रहा है, तो ब्रेन को भी चाहिए एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, समझ आ रहा है, जब कुछ खाएंगे पिएंगे तभी एनर्जी आएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी संचित होता है वो किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ना, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा, इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए बाबू, समझिए, हमारे बॉडी में ना, हमारे बॉडी में जो श्वसन होता है ना, श्वसन, ये कैसा रिएक्शन है, श्वसन का रिएक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसका रिएक्शन है, ये श्वसन का रिएक्शन है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ठीक, अब ये कैसा अणु है, ये एक जटिल अणु है। कैसा अणु है, जटिल अणु। ठीक, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में टूट जा रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल में, मतलब सरल अणु में टूट जा रहा है। ठीक, मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है, जटिल अणु किस में टूट जा रहा है, सरल अणु में टूट जा रहा है। जब भी ऐसा होता है ना कि जब कोई जटिल अणु सरल अणु में टूट जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन। यानी कि देखो कैटाबोलिक को कैसे याद रखें, कट कट कट। ठीक, मतलब जो कॉम्प्लेक्स अणु है उसको कट कट कट, मतलब कट कट करके क्या करना है, छोटा करना है। ठीक, मतलब जो जटिल अणु है उसको कट कट करके क्या करना है, छोटा करना है। ठीक, सिंपल करना है। तो क्या याद रखिए, समझ में आ रहा है, कट 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 कैटाबोलिक रिएक्शन, कट 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 कैटाबोलिक रिएक्शन। यानी कि ये जो क्या है, जटिल अणु है ग्लूकोज, वो टूट जा रहा है सिंपल अणु में, सरल अणु में टूट जा रहा है। ठीक, यानी कि ये कैसा रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। ठीक, तो यानी जो ये श्वसन का रिएक्शन है इसमें जटिल अणु सरल अणु में टूट जाता है, इसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में अपचय अभिक्रिया बोलते हैं, अपचय अभिक्रिया, इसको अपचय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपचय अभिक्रिया। यानी हमारे बॉडी में कुछ भी हो, समझ में आ रहा कि नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं एनर्जी चाहिए, बोल रहे हैं एनर्जी चाहिए, काम कर रहे हैं एनर्जी चाहिए, कुछ भी करना होगा एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। अभी जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी किसको चाहिए, जीभ को, बोलने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है जीभ, तो जीभ को क्या चाहिए, एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो एनर्जी कहां से पाएगा, एनर्जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बनता है एनर्जी, और उसी एनर्जी से हमारा बॉडी काम करता है, हम लोग बोल पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, चल पाते हैं, काम सब कुछ कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब ध्यान सुनिए, अभी तक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को समझा कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक, और हम लोगों ने देखा ये जो रिएक्शन है ये श्वसन का रिएक्शन, किसका रिएक्शन है,
श्वसन का रिएक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। और कहाँ पे टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोगों ने देखा है कि कहाँ टूट जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, उसके साथ साथ एनर्जी बनाता है। और जो ये एनर्जी हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है वो किसमें, किसके फॉर्म में इकट्ठा होता है? एटीपी के फॉर्म में इकट्ठा होता है, ठीक है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन। अच्छा, ये कोशिकीय श्वसन क्या है, समझिए थोड़ा सा। कोशिकीय श्वसन, इसमें क्रेब साइकिल भी होता है। तो हालांकि जब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि क्रेब साइकिल क्या होता है। और ये कोशिकीय श्वसन, जैसे लोगों को लगता ना कि जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये श्वसन नहीं है, ये ब्रीदिंग है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। श्वसन क्या होता है? इसमें 3-4 स्टेप होता है। जो सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। हालांकि जब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानकारी लेंगे इस चीज का। लेकिन अभी जान लो कि कोशिकीय श्वसन क्या है। रेस्पिरेशन सिस्टम में सबसे लास्ट वाला टॉपिक है कोशिकीय श्वसन, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज क्या होता है? सरल अणु में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक। तो ये वाली चीजें हम लोग समझ गए। अच्छा, और इसमें ये जो रिएक्शन है श्वसन में, ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है? कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब अपचय क्रिया। अच्छा, इसी का आप लोगों ने उल्टा देखा होगा प्रकाश संश्लेषण में। इसी का उल्टा आप लोगों ने कहा देखा होगा? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़। अगर ये पेड़ है, अब बात समझिए, यहां से नीचे से ले लेगा जल, यहां से ले लेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां मान लीजिए हमारे सूर्य देवता है कहीं, ठीक है, ये सूर्य देवता, यहां से पा जाएगा ये सूर्य का प्रकाश। क्या पा जाएगा? सूर्य का प्रकाश। अब क्या होगा समझिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो जल है, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट में, कहां पे? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक में किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? ये बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6, और क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसको मैं थोड़ा बैलेंस कर देता हूं, ठीक है। अब ये हो गया बैलेंस। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी। लेकिन अभी देखिए, हम लोगों ने अपना भोजन स्वयं बनाया था? नहीं, हम लोगों ने तो बना बनाया भोजन रोटी ठूस लिया था, ठीक। हम लोगों ने अपना भोजन नहीं बनाया था, बट पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये तो प्रकाश संश्लेषण वाला है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का ये रिएक्शन है, ठीक। अच्छा, इसमें जो रिएक्शन होता है ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हमें इतना चीज समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी बनाता है। और यही चीज हम लोगों ने क्या देख लिया? प्रकाश संश्लेषण में इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन श्वसन में होता है और प्रकाश संश्लेषण में इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये कैसा रिएक्शन होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। बट इसमें जो रिएक्शन होता है वो कैटाबॉलिक। मैंने बता दिया ना कैटाबॉलिक रिएक्शन, कि इसमें जैसे ये ध्यान से सुनो, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन में? जो जटिल अणु है वो सरल अणु में टूट जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स अणु सिंपल अणु में टूट जाता है। तो कैटाबॉलिक्स में याद रखिएगा क्या करेंगे? जो जटिल है उसको कट करेंगे, कट 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 कट,
क्या करेंगे, जो जटिल वाला है उसको कट 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 करेंगे, जटिल वाले को क्या करेंगे, कट कट कट, और कट कट करके क्या कर देंगे, सिंपल बना देंगे। तो कैटाबॉलिक से याद रखिएगा, कैटाबॉलिक से कट कट कट, कैटाबॉलिक। ठीक, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या है कि ये जटिल अणु से किसमें टूट जाएगा, सरल अणु में टूट जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, जब एक ग्लूकोज टूटता है ना, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी। कितना बनता है, 38 एटीपी। ये चीज याद रखिएगा कि जब एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो कितना एनर्जी होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एटीपी बनेगा, 38 एटीपी बनेगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब हम लोग समझने वाले हैं गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय क्या होता है, गोल्जी बॉडी, और सेंट्रोसोम क्या होता है, तारक काय। ठीक, चलिए देखते हैं। आपने कोशिका देखा होगा, ठीक, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में ध्यान सुनिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी एनर्जी बनता है। ठीक, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर श्वसन होता है, श्वसन, कोशिकीय श्वसन, और उसमें एक क्रैब साइकिल चलता है। हालांकि जब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्रैब साइकिल वाइकल सब समझेंगे क्या होता है। अभी यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, इसके अंदर एनर्जी बनता है। ठीक है, एक ग्लूकोज तोड़ता है तो 38 एटीपी की एनर्जी बनती है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसी सेल में गोल्जी काय होता है। इसी सेल में क्या होता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होता है आप समझते हैं। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। खोज किसने किया था, गोल्जी काय की खोज किया था कैमिलो गोल्जी। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में कैमिलो गोल्जी के बारे में एकदम साइड में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी खोल के। ठीक, कैमिलो गोल्जी 1898 में ये गोल्जी काय की खोज करते हैं, इसी वजह से इनके नाम पे क्या पड़ जाता है, गोल्जी काय। ये एक पैकेजिंग ऑर्गन है, पैकेजिंग ऑर्गन। ठीक है, पैकेजिंग ऑर्गन जो गोल्जी काय है वो क्या है, पैकेजिंग ऑर्गन। समझिए क्या है, आपको पता है कि सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, एनर्जी। अब हम ध्यान से सुनिए, हम पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो हमारे माउथ को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस जीभ को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए बोलने में जीभ की मदद लगती है, समझ में आ रहा, बेचारा हिलता डुलता रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक, अब जीभ इतनी चुकी है, उसमें कितना सेल होगा, अगर उस सेल में देखिए बहुत ज्यादा सेल होंगे नहीं, बहुत ज्यादा कोशिकाएं होंगी नहीं। ठीक, अब सोचिए उसके अंदर क्या ज्यादा एनर्जी बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, अब जितना एनर्जी है, अगर मान लीजिए सपोज दैट वो एनर्जी खत्म हो जाए, ठीक, तो क्या हम बोल पाएंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं गोल्जी का है, तो एनर्जी है, बहुत तेजी से बोल पा रहे हैं गोल्जी का है। लेकिन जैसे एनर्जी खत्म होगा ना, गोल्जी का ऐसे बोलेंगे, अब ये नहीं निकलेगा, गोल्जी का बोलने में ही तकलीफ होगा, और पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा और नहीं निकलेगा आवाज। समझ में आ रहा कि नहीं, इंग्लिश से पढ़ाना पड़ेगा गोल्जी का है। ठीक, तो बात समझिए, यानी कि यहाँ ऊर्जा का पहुंचना जरूरी है कि नहीं, तो ऊर्जा कौन पहुंचाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे ध्यान से सुनिए, इतनी चूंकि जीप थी एकदम छोटी भर की, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी आएगा कहाँ से, ध्यान सुनिए। अब ये हम खड़े हैं, खड़े हैं ना, तो पैरों में उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि पैर, हम खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं तो कौन सा ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग नहीं रहा है। तो यानी कि यहाँ जो ज्यादा एनर्जी बन रहा है, यहाँ जो ज्यादा एनर्जी बन रहा है, उस एनर्जी को कहाँ पहुंचाना है, जीभ तक। उस एनर्जी को कहाँ तक पहुंचाना है, जीभ तक। तो मदद कौन करेगा, गोल्जी का है। क्या करेगा, मदद कौन करेगा, गोल्जी का है। तो गोल्जी का क्या करेगा, एनर्जी को पैक करेगा फटाफट, और पैक करके कहाँ तक लेके आएगा, यहाँ तक, जीभ तक। कहां तक लेके गया, जीभ तक। ठीक, देखो अब आपको पता है ना, बहुत सारा काम काज करते हैं तो ब्रेन का यूज होता है, दिमाग को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो गोल्जी का है ना, ब्रेन को ऑटोमेटिक एनर्जी भेजता रहता है। जब आप कभी कॉस्ट अवर्स रहते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं, तो आप देखते होंगे आपको चक्कर आता है, क्यों, क्योंकि दिमाग को बहुत ज्यादा चाहिए क्या, एनर्जी। और जैसे दिमाग में एनर्जी खत्म हुआ, ठीक, दिमाग में जैसे एनर्जी खत्म हुआ, ये काम करना बंद करेगा, ये काम करना क्या कर देगा, बंद। और आपको पता है दिमाग काम करना बंद करेगा तो पूरा एमसीबी स्विच यही है, तुरंत एमसीबी स्विच बंद हो जाएगा, और आप ढाई देना इसे नाक के गिरेंगे, भर देना, बेहोश। समझ में आ रहा है कि नहीं, बेहोश हो जाएंगे। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिए, तुरंत क्या होता है, फटाफट पानी पिया जाता है, पानी पियो पानी पियो, पानी पीते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, पानी पहुंचता कहाँ तक, कोशिका के अंदर, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया फटाफट एनर्जी बनाता है, एनर्जी किसको देता है, गोल्जी काय को, और गोल्जी काय किसको भेज देता है, ब्रेन को, तब होश में आता है, हाँ ठीक ठाक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो
गोल्गी का एक पैकेजिंग ऑर्गन है। क्या है बेटा? पैकेजिंग ऑर्गन। कुछ भी बनेगा कोशिका के अंदर, कुछ भी बनेगा उसको इधर से उधर ले जाने का काम किसका है? गोल्गी का है। पैक करेगा भेजेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? पैक करेगा भेजेगा। जैसे ध्यान से सुनो, घर में जब कुछ बनता है तो पैक कौन करता है? आप ही लोग पैक करके ले जाओ, शर्मा जी को दे आओ, संगना रख नहीं, आंटी जी को दे आओ, बगल वाली आंटी जी को, संगना रख फलाने को दे आओ, इनको दे आओ। ठीक, तो पैकिंग करके भेजने का काम किसका हो जाता है? आपका। संगना रख नहीं, बना कौन रहा है? मम्मी। संगना रख नहीं, मम्मी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। संगना रख आप पैक करके भेज रहे हैं, संगना रख नहीं आप हो गए गोल्गी का है। समझ आ गया कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। गोल्गी का है फटाफट पैक करके भेजती है। ठीक, अब बात समझिए, ये ना कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, मेन सेक्रेशन ऑर्गन। सेक्रेट का मतलब बाहर निकाल देना, समझा रहा कि नहीं? सेक्रेट का मतलब बाहर निकाल देना। अब ध्यान से सुनो, कोशिका में कुछ अच्छी भी चीजें होंगी, कुछ बेकार भी चीजें होंगी। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है तो कौन ले जाके दे के आ रहा है? गोल्गी का देके जा रहा है। ठीक, इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां बेटा ना प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। अब एक चीज बताओ, प्रोटीन बनेगा कौन इधर उधर करेगा? प्रोटीन को गोल्गी काय करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उधर उधर प्रोटीन ले जाने का काम कौन कर देगा? गोल्गी काय कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए, अब इस कोशिका के अंदर कुछ अनावश्यक चीजें भी बनती होंगी, उस अनावश्यक चीजों को कौन निकालेगा? यही निकालेगा, गोल्गी का है। अच्छी चीजों को भी फेंक के आ रहा है तो बेकार चीजों को भी फेंक के आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ही लोग सोचिए ना, अगर कुछ अच्छा बन रहा है तो बगल में इनको दे आओ, उनको दे आओ, आप दे के आते हैं, लेकिन जो घर में कूड़ा कबाड़ा रहता है वो कौन फेंकता है? आप ही लोग फेंकते हैं। तो यानी कि अगर कोशिका के अंदर कुछ भी खराब चीजें बन रही हैं उसको कौन फेंकेगा? गोल्गी का फेंकेगा। समझा रहा कि नहीं? मेन सेक्रेशन ऑर्गन कोशिका में अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और एक चीज समझिए, जो पादप होते हैं ना, पेड़ पौधे में गोल्गी का को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, पादप, उसमें गोल्गी का को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक, चलिए गोल्गी का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं क्या कि सेंट्रोसोम क्या होता है। चलिए समझते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है ये बेलनाकार आकृति का होता है। अगर आप कोशिका देखेंगे, क्या देखेंगे? कोशिका। अगर आप क्या देखेंगे? कोशिका देखेंगे तो कोशिका में अगर मान लीजिए क्या है? सेंट्रोसोम है। कोशिका में क्या है? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम में कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, कोशिका के अंदर आपको सेंट्रोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर ये सेंट्रोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा, वृत्ताकार। वृत्ताकार नहीं, बेलनाकार। ये बेलनाकार आपको क्या दिखेगा? सेंट्रोसोम दिखेगा। ठीक, तो तारक का कैसे दिखता है? बेलनाकार आकृति का दिखता है। ठीक, क्या इसमें झिल्ली पाया जाता है? झिल्ली नहीं पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, याद करो, कतर केंद्रिका में झिल्ली नहीं पाई जाती है, तारक में झिल्ली नहीं पाई जाती है, राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि हमने पढ़ाया किसमें दो झिल्ली पाई जाती है? महक, याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाएगी। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग। हरित लवक में दो झिल्ली पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट। और इसके बाद मैंने बताया था केंद्रक में भी क्या झिल्ली पाया जाएगा? दो झिल्ली पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने किया था। और एक चीज समझिए, ये जो सेंट्रोसोम दिख रहा है ये ट्यूब के जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ट्यूब के जैसा। तो इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, उसको बोल देते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बोल देते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो सेंट्रोसोम जो दिख रहा है ट्यूब जैसा, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोल देंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन। और आपको पता है सेंट्रोसोम केवल किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम केवल किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। और इसका जो मेन काम है ना वो सेल डिवीजन। मेन काम क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बेसिकली एक चीज समझिए, एक तरीके से पुनर्निर्माण है। क्या है? पुनर्निर्माण। मतलब जो पुरानी कोशिका होती है ना, पुरानी कोशिका, ठीक है, यही नई कोशिका बनाती है। लोगों को लगता है ऑटोमेटिक नया कोशिका बनता है। नहीं बाबू, ऑटोमेटिक नया कोशिका नहीं बनता है। पुरानी कोशिका दो कोशिका में टूट जाती है। हम लोगों ने देखा था कि पहले ही क्लास में कि पुरानी कोशिका दो कोशिका में टूट जाती है। जो ये वाली कोशिका है ये नई कोशिका में चली जाएगी, ये नई वाली कोशिका में चल जाएगी, और बाकी ये पुरानी वाली ये जो दूसरी कोशिका है ये पुरानी वाली कोशिका को भर देंगे। समझ आ रहा है? ये वाला कोशिका नयके को भर देगा और ये वाला पुरनके पे चल जाएगा। तो यानी पुरानी कोशिकाओं में ही विभाजन होगा। एक कोशिका है, मान लीजिए पुरानी कोशिका है, समझा रखिए, अपने आप को दो भाग में बांटेगा। एक वाला कहाँ चला जाएगा? नयके में, और जो दूसरा वाला होगा वो पुण्य में चला जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं? तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनर्निर्माण। तो इस सेंट्रोसोम का काम क्या है? जो सेंट्रोसोम है, मान लीजिए इसके अंदर सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं हाथ कट गया, यहाँ हाथ कट गया, ठीक, अभी चमड़ा है, चमड़ा कट गया बेचारा, तो चमड़े में कोशिकाएं होती हैं। चमड़े में क्या होती हैं? कोशिकाएं। तुरंत ध्यान से सुनिए, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। हालांकि न्यूक्लियस तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी समझिए। न्यूक्लियस आदेश देगा किसको? सेंट्रोसोम को। ये सेंट्रोसोम तुरंत के तुरंत समझ में क्या क्या करो? सेल डिवीजन करो, कोश का विभाजन करो। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? कोश का विभाजन करेगा। तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस एक तरीके से जान जाओ, न्यूक्लियस सबको आदेश देता रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को आदेश देगा एनर्जी बनाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। न्यूक्लियस आदेश देगा गोल्जी काय को कि तुम एनर्जी पैक करो, फटाक देना फेंक के आओ, तो ये फेंक के आएगा गोल्जी काय। ठीक, न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को आदेश देगा कि तुम क्या करो? सेल डिवीजन करो। ठीक, तो ये क्या करने लगेगा? सेल डिवीजन। समझ आ गया? तो जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं चमड़ा उमड़ा कट गया है, तो चमड़े के पास होगा कोशिका। अब हर कोशिकाओं में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फट देगा किसको आदेश दे देगा? सेंट्रोसोम को कि यहाँ तुरंत के तुरंत क्या करो? कोश का विभाजन करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गया, तो हड्डी में ध्यान से सुनिए, हड्डी में कोशिकाएं होंगी, हड्डी में क्या होंगी? कोशिकाएं, उसमें भी क्या होगा? न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस किसको देगा आदेश? सेंट्रोसोम को कि फटाफट हड्डी बनाओ। समझ आ रहा कि नहीं? हड्डी तुरंत के तुरंत वहां पे कोशिका विभाजन करो। समझ आ गया? तो हर न्यूक्लियस के पास अपना अपना जानकारी होता है। अगर मान लीजिए चमड़े की कोशिका है, किसकी कोशिका है? चमड़े की कोशिका है, तो इसके न्यूक्लियस में, चमड़े की कोशिका के न्यूक्लियस में, समझ आ रहा कि नहीं, किसकी जानकारी होगी? चमड़ा बनाने का। समझ आ रहा? अगर मान लो हड्डी बनाने की जानकारी होती तो हड्डी बनाने लग जाता। समझ आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? तो बात समझिए, हर जैसे मान लीजिए चमड़े की कोशिका है, तो उसके न्यूक्लियस में चमड़े बनाने का जानकारी होगा। हड्डी वाला होगा तो हड्डी का होगा, बाल का होगा तो बाल का होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो सेंट्रोसोम का मेन काम क्या है? सेल डिवीजन करना। सेंट्रोसोम का मेन काम क्या है? सेल डिवीजन करना। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी बनाना, गोल्जी काय का काम एनर्जी बना ले जाओ फेंक के आओ। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। ठीक, अब हम लोग समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? पोर्टर ने। ठीक, ये कोशिका का परिवहन अंग होता है। कोशिका का क्या होता है? परिवहन। पोर्टर एक कंपनी का नाम है, पोर्टर आप सुने होंगे, एक कंपनी का नाम है पोर्टर। ठीक है, जो एक सामान को क्या करती है? एक जगह से उठाती है दूसरी जगह पहुंचाती है। ठीक, तो इसे याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये कोशिका का क्या है? परिवहन अंग है। ठीक, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जैसे आपने ध्यान से सुनी, कोशिका दिखा है ना, अभी हम लोगों ने देखा कि कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर होता है गोल्जी काय, इसी के अंदर होता है सेंट्रोसोम। ऐसे इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जैसे ध्यान सुनो, आपके सामने यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा। ठीक, एक चित्र दिख रहा होगा, उस चित्र में ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो जब एक कोशिका का यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, उस कोशिका को आप ध्यान से जूम करके बढ़िया से देखिएगा कि उसमें देखिएगा, देख लिया? अब आप समझिए, उस चित्र को मैं कुछ यहाँ ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक, अब कोशिका में ये बीच में केंद्रक है, बीच में क्या है? केंद्रक, और इसके अंदर कुछ ऐसे धागेनुमा जैसे चीज दिख रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से मान लेते हैं ये अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक्स मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, गुणसूत्र, DNA, RNA, यही सब चीजें अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक्स मटेरियल, ये आगे हमारी क्लास में, आने वाली क्लास में देखेंगे। तो ये केंद्रक है और इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, अगर आपने वो चित्र देखा होगा, उस चित्र में आपने देखा होगा इसी से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब साइंटिस्ट ने इसको जूम करके देखा ना, जब साइंटिस्ट ने इसको जूम करके देखा, तो इसमें दो हिस्सा देखा साइंटिस्ट को। एक हिस्सा जिसपे ऐसे कुछ दानेदार आकृति थी, ऐसे दानेदार। ठीक, ये जो दाना दानादार आकृति है ना, उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं?
राइबोसोम, ठीक, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और एक पे कुछ नहीं दिख रहा, जिस पे राइबोसोम दिख रहा था ना, इसको बोला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ठीक है। मतलब ये खुरदरा काहे हो गया, ध्यान से सुनो, राइबोसोम के उपस्थित होने की वजह से ये खुरदरा दिख रहा था, साइंटिस्ट को कैसा दिख रहा था, खुरदरा, और इस पे एक पे तो राइबोसोम ही नहीं था, ठीक। इसको बोला गया चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण, यहाँ पे होता है प्रोटीन का संश्लेषण। और जो ये स्मूथ वाला होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे होता है वसा का संश्लेषण, वसा मतलब लिपिड, ठीक है। आप लोगों ने वो ठंडियों में क्रीम व्रीम लगाया होगा, ठीक है, घी वगैरह वगैरह, मक्खन वक्खन, ये सब वसा टाइप है, वसा है वो सब, ठीक। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे बनता है वसा, और यहाँ पे जो ये रफ वाला है, यहाँ पे बनता है प्रोटीन। ये रफ वाले पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और जो ये स्मूथ वाला है उस पे क्या बनता है, वसा बनता है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बीच ये खाली खाली जगह है, देखिए खाली खाली जगह है। ये जो खाली खाली जगह है, इस खाली खाली जगह को बोलते हैं, इस खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक। अब बात सुनिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ना मानव कोशिका में, मतलब कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोई कोशिकांग होता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो विस्तार है, विस्तार ये चालू कहां से होता है, देखिए केंद्रक से चालू होता है और जाता कहां तक है, केंद्र झिल्ली तक। चालू होगा केंद्रक से और चलते हुए कहां तक जाएगा, कोशिका झिल्ली तक। तो यानी कि लिख लीजिए, जो विस्तार है ये कहां से चालू होता है, केंद्रक से चालू होता है और कहां तक जाता है, कोशिका झिल्ली तक, ठीक। इसका जो विस्तार है बेटा, विस्तार वो केंद्रक से चालू होगा, कहां से चालू होगा, केंद्रक से चालू होगा, और कहां से कहां तक जाएगा, कोशिका झिल्ली तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा, कोशिका झिल्ली तक जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब फिर समझ लीजिए एक बार, ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में बीच में होता है केंद्रक, केंद्रक में ऐसे आपको कुछ ऐसे आकृति दिख रही होगी, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो हिस्सा होता है, एक होता है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। राइबोसोम पाने की वजह से गढ़ा जैसा दिखने लग जाता है, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे बनता है प्रोटीन, यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन। और एक होता है स्मूथ वाला, स्मूथ पे क्या बनता है, वसा। ध्यान से सुनिए, जिसके अंदर वसा ज्यादा होता है ना, जिसके अंदर वसा ज्यादा होता है वो बहुत सुंदर दिखता है। जिसके अंदर वसा ज्यादा होता है क्या क्या होता है, बहुत सुंदर दिखता है। लड़कियों के अंदर वसा की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए देखिए ना, लड़कियां सब एकदम अच्छी दिखती हैं, लेकिन लड़का सब एकदम खौरा दिखने लग जाता है बेचारा सब, ठीक। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वसा की मात्रा नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिसके अंदर वसा रहेगा, अच्छा एक चीज और है, जिसके अंदर वसा रहेगा उसको ठंडी कम लगती है, ठीक। आप देखते हो ठंडी ब्याह में क्या, शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में अगर ठंडी में कोई शादी ब्याह पड़ता है तो अक्सर देखिए लड़के कांपते रहते हैं बेचारे। क्यों, क्योंकि लड़कों में वसा की मात्रा कम होती है, बट वही लड़कियां समझ आ रहा, उनको तो ठंडी ही नहीं लगता है, घूमती टहलती रहती है मस्त होके, समझ आ रहा कि नहीं, कहीं फुल्की खाएंगी, कहीं कुछ खाएंगी, समझ आ रहा कि नहीं, उनको ठंडी ही नहीं लगेगा। बट लड़का यहाँ कांपेगा खड़ा होकर एकदम, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वसा की कमी है, ठीक है। समझ आ रहा, जैसे आप देखिए खड़े होते हैं ना, खड़े होते हैं तो जो ये पैर की तलहटी है, समझ में आ रहा कि नहीं, एड़ी एड़ी, समझ में आ रहा कि नहीं, वो नीचे से देखे ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा, मोटा टाइप सा, ठीक है। उसमें क्या है, वसा है, उसमें क्या है, वसा। आप सोचिए पूरे शरीर का भार, समझ आ रहा कि नहीं, पूरे शरीर का भार उसी एड़ी पे टिका होता है, ठीक है। अगर ये वसा नहीं होता, समझ आ रहा कि नहीं, तो क्या होता है, बेचारा खड़े हो पाते, बहुत ज्यादा लोड होता है उस पर, समझ आ गया कि नहीं। तो ये एक तरीके से वसा जो है, वसा, वसा के रहने से ठंडी नहीं लगता है। वसा रहेगा आपके शरीर के अंदर तो
आप सुंदर दिखेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा वसा हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वसा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? मोटे। देखिए जो लोग मोटे होते हैं ना, मोटे, समझ में आ रहा है कि नहीं, दौड़ेगा एकदम ताकि हम पतले हो जाए। ठीक, तो पतला कैसे हो जाएगा? मांस कम हो जाएगा। मांस हमारे शरीर में फिक्स है। मांस हमारे शरीर में क्या है? फिक्स है। वो दौड़ता है ना तो उसका वसा कम होता है। वसा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब वसा कम हो जाता है तो बेचारा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए ना, मान लीजिए एक तरफ ये लड़की है और एक तरफ ये लड़का है। अगर मान लीजिए एक तरफ ये 50 किलो का लड़का है, ठीक है, 50 किलो का बॉय है, और इधर ये 50 किलो की लड़की है। आपको पता है ये जो 50 किलो का बॉय है ना, ये हल्का दिखेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा मोटा नहीं रहेगा, एकदम दुबला पतला रहेगा। लेकिन यही जो 50 किलो की लड़की है ना, इसकी तुलना में एकदम हैवी लगेगी। रीजन, क्योंकि इस लड़की के अंदर वसा की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर वसा की मात्रा ज्यादा नहीं है। लड़कों में ना जो हड्डी होता है ना, हड्डी बहुत मजबूत होता है, इसी वजह से इसका भार ज्यादा हो जाता है लड़कों का। लेकिन लड़कियों में इतना मजबूती होता नहीं है। इनके अंदर बस क्या होता है? वसा। वसा के कारण ये खूबसूरत दिखते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, अब अंतःप्रदेबीय जानका, इसकी खोज पोर्टर ने किया था। ये कोशिका का परिवहन होता है। इसका विस्तार कहाँ से चालू होता है? केंद्रक से चालू होता है। कहाँ तक जाता है? कोशिका झिल्ली तक जाता है। इसमें जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। राइबोसोम, समझ में आ रहा कि नहीं? एक तरफ राइबोसोम पाया जाता है, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पे बनता है प्रोटीन। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और स्मूथ वाला वसा यानी लिपिड का संश्लेषण करता है। ये चीज समझ में आ गया?